तो यूनिट तुम्हारी सेकंड बुक की फर्स्ट चल रही थी, यानी कि प्रत्यास्था। अब भंजक प्रतिबल है, और भंजक प्रतिबल क्या होता है? कहते हैं भंजक मार दी, किसी ने भंजी मार दी। भंजक बोलते हैं अधिकतम, यानी कि कोई तार है, अब बात समझना, कोई तार है हमारे पास, यही है पहले वाले मतलब, कोई तार है। अब इसने आपने क्या करा, इस पे वेट लटका दिया ऐसे, ठीक है, और लटका दिया, और लटका दिया, और लटका दिया। ये कितना वेट अधिकतम सहन कर सकता है? देखो हमने मान लिया कि इस पे वेट लटका दिया बहुत ज्यादा है, 1 किलो लटका दिया, सहन कर रहा, 2 किलो लटका दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया। अब जैसे ही 4.1 कर रहा, तो ये रस्सी क्या हो रही, टूटने को हो रही। बस जो रस्सी है कि टूट जाएगी, तो सर जी और न रखो बस इस पे, अगर आपने 1 ग्राम भी बढ़ाया तो रस्सी टूट जाएगी। तो वो स्थिति कहलाती है आपकी भंजक प्रतिबल, यानी कि वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई तार बिना टूटे सहन कर सके, जिसे कोई तार बिना टूटे सहन कर सके, भंजक प्रतिबल कहलाता है। किसका? उस तार के पदार्थ का, कि उस तार लोहे का है या सिल्वर का है, जिसका भी है, एनी जो भी आपके पास मेटल है उस किसी का भी हो। तो मतलब हमारे पास भंजक प्रतिबल क्या होगा कि वह अधिकतम प्रतिबल, छोटी सी परिभाषा दूंगा, लिखो कि वह अधिकतम प्रतिबल, वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई तार, कोई भी तार होना चाहिए, कोई तार बिना टूटे सहन कर सके, सहन कर सकता हो तार के पदार्थ का कहलाता है। इसको अंडरलाइन रखना, पदार्थ का, कि वो तार किस पदार्थ का बना हुआ है। तार के पदार्थ का भंजक प्रतिबल कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है, कोई आपके पास तार है, उस पर आपने वेट लगाया, तो वो वेट, वो तार कहां तक सहन कर सके, मान लो 1 किलो सहन कर सके, 1.5 किलो कर सके, 1.5 कर सके, जैसे ही 1.6 करा तो बस टूटने को रहा, होता नहीं है सर अब टूट जाएगा, बस ये बोलने लगा तो टूट जाएगा ये, अगर आप 1 ग्राम भी बढ़ाओगे टूट जाएगा। तो वो है उस तार का भंजक प्रतिबल, ठीक है। और भंजक प्रतिबल ही होता है। अगर आप परिभाषा की बात नहीं, फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला वही होगा कि प्रतिबल बराबर वही तुम्हारा P=F/A, और मात्रा वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगी। तो भंजक प्रतिबल क्या होता है? वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई तार बिना टूटे सहन कर सके, उस तार के पदार्थ का, इसको अंडरलाइन रखना, पदार्थ का भंजक प्रतिबल कहलाता है, पदार्थ का कहलाता है, ठीक है। उस तार के पदार्थ का भंजक प्रतिबल कहलाता है। करें भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करें। देखो अब अगला टॉपिक क्या है, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि अगर आप किसी बंदे पर कार्य करोगे, किसी भी वस्तु पर कार्य करोगे, तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप वर्क करोगे तो वो क्या कहलाएगा, उसके कार्य, जो उस पर कार्य किया जाता है उसकी स्थिर ऊर्जा में संचित हो जाता है। अब मान लो ये मार्कर मेरी जेब में रखा था, ठीक है, मैंने इसे क्या करा, यहाँ से उठाया तो इस पर कार्य कर रहा मैं, और कार्य करने के बाद इसे यहाँ रख दिया, तो इस पर कार्य तो हुआ, और जब कार्य हुआ तो कार्य के बाद इसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। अब ये रखा तो स्थिति है, स्थित है, तो स्थित होने के कारण, स्थिति होने के कारण क्या ऊर्जा इसमें, स्थितिज ऊर्जा, और इसे छोड़ दो तो चलने लग जाएगा, तो काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा। तो फिलहाल यानी कि किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं तो उसके स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। ये बोर्ड भी है, जब खरीद के लाए थे, यहाँ लगाया था, तो इसके अंदर भी क्या थी, कार्य किया था, और यहाँ पे रुक चुका है, तो इसके अंदर क्या है, स्थिरित ऊर्जा। ये रुका हुआ है तो क्या है, ये यहाँ पर स्थिरित ऊर्जा। अगर आपने फोन हाथों में पकड़ रखा है तो वो आपके हाथ में है, तो उसके अंदर भी क्या है, स्थिरित ऊर्जा। हर एक वस्तु में मैंने तुम्हें बताया था ऊर्जा होती है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थिरित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थिति के कारण अगर वो एक जगह रखा हुआ है, एक स्थान पर है, तो स्थिरित ऊर्जा, और चल रहा है तो वो तुम्हारी गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब टॉपिक जो है वो हमारा ये है, खींचे हुए तार में, कोई तार है या स्प्रिंग बोल दो आप, खींचे हुए तार में या स्प्रिंग, खींचे
हुए तार या स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, यानी कि खींचे हुए तार में प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा होगी क्या? ऊर्जा क्या होती है? स्थिर ऊर्जा, यानी कि कार्य निकालने आपके पास क्या कंडीशन है देखो इसकी। माना कोई तार है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाके अरे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बताएं आप, किसी तार के लिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बताएं, इसका दूसरा नाम यह रहता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बताएं। तो आपके पास क्या है, एक तार है या स्प्रिंग मान लें आप, एक तार है या स्प्रिंग मान लें। अब एक तार है और इसकी लंबाई है तुम्हारी L, कितनी लंबाई है? L। ये A सिरा है इसका, ये B सिरा है, L लंबाई का तार है। मैंने क्या किया, इस पर थोड़ा सा कार्य किया, ऐसे खींचा इसको, या इससे बात है भाई जब इसमें वर्क करूंगा तो ऐसे खींचूंगा, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ऐसे खींचा तो इसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल L होगी। ये खींच के कितना लंबा हो गया तुम्हारा? स्मॉल L। तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी भाई साहब ये मान लो इतना बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया हमने, तो ये यहाँ तक बढ़ गया। ये रेड वाला जो मार्कर है, ये स्मॉल L में इसकी वृद्धि होगी, लंबाई में क्या होगी? वृद्धि। और ये पॉइंट है आपका C। माना कोई तार था, L लंबाई है, इस पर हमने बल लगाया, बल लगाने पे क्या होगी? इसकी लंबाई में वृद्धि L होगी। तो इस पर कार्य किया, अब कार्य किया तो निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। माना किसी तार की, माना किसी तार की, किसी तार की लंबाई L है। अब यदि तार पर F बल लगाकर उसकी लंबाई में वृद्धि, F बल लगाकर उसकी, किसकी? तार की, उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल L हो तो तार पर किया गया कार्य निकाले आप पहले। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। अब बल कैसा? औसत बल निकालना पड़ेगा कि पहले बल कितना था, अब बल कितना है। तो हम क्या बोल रहा था? कार्य बराबर औसत बल गुना लंबाई में वृद्धि, विस्थापन यानी कि लंबाई में वृद्धि हुई। अब औसत बल क्या लगा था? इसी चीज का हम औसत निकालते हैं तो क्या निकालते हैं कि अगर मान लो बल का निकालना था F1 प्लस F2 अपॉन में 2, जब औसत निकालते थे ऐसे निकालते हैं। तो पहले क्या इस पर हमने कोई बल लगा रखा था भाई? पहले कुछ बल लगाया गया पहली स्थिति में? नहीं लगाया, तो वो क्या आ गया? 0। फिर प्लस, दोबारा कितना बल लगाया दूसरी कंडीशन में? F लगाया। अब तुम क्या हुआ? दोबारा गया सर पहली स्थिति में तो कोई बल नहीं लगाया था, 0 था, बाद में ही तो बल लगाया हमने, और बाद में बल कितना लगाया? F बल लगाया। दोनों का औसत निकालने के लिए 2 से गुना भाग कर देंगे, और गुना में लंबाई में वृद्धि कितनी हुई हमारी? स्मॉल L। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं F/2 गुना में L, या हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ F इंटू L। और ये आता है हमारा कार्य। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? और कार्य ही स्थिर ऊर्जा होती है, मैंने अभी बताया आपको। तो मैं क्या लिखता हूं? किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात तो जब कार्य संचित हो गया यानी कि W इक्वल टू U बन गया, और U ही क्या है हमारा? हाफ F इंटू L। अभी हमारे पास ये स्ट्रेटजी आई है। बताओ इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। अब इसके फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले क्या बनेंगे? हमें इनके फॉर्मूले बनाने हैं काफी आगे तक। तो डेरिवेशन प्रूफ करने को होता है हाफ आयतन गुना विद्यार्थी गुना प्रतिबल आता है। अब ये हाफ है पहले, देखो मैं इसे आगे डेरिवेशन इधर प्रूफ करता हूँ, इधर सिखाता हूँ डेरिवेशन को। तो ये बन गया U इक्वल टू 1/2 F इंटू L।
अब मैं यहाँ अपने पास से अगर मैं a इंटू एल क्षेत्रफल और लंबाई की गुना करूंगा तो उसका भाग भी करना पड़ेगा। सर कर क्यों रहे, हमें एक फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए एल से गुना व भाग, इससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला लाना वो इसी से आएगा। ए का मतलब क्षेत्रफल और एल का मतलब लंबाई, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई होता है आयतन। तो फिलहाल हम इससे गुना में भाग कर रहे हैं, क्योंकि गुना करते हैं तो भाग करना पड़ता है। तो हाफ एल और गुना में ए एल और अपोन में ए एल से एल कट जाएगा ना। अब यहाँ पर केस बनते हैं, देखो हाफ, एक बार तो लिख रहा मैं एफ अपोन में ए, देखो ठीक है क्या भाई, हाफ को जो करेगा एफ अपोन में ए गुना स्मॉल एल अपोन में कैपिटल एल, देखो ठीक है क्या। इस एफ के साथ ए लिख दिया, इस एल के साथ कैपिटल एल लिख दिया और गुना में लिख दिया आपके पास ए इंटू एल, देखो ठीक है क्या, ठीक है। अब आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबल होता है वो होता है एफ अपोन में ए, जो विकृति होती है स्मॉल एल अपोन में कैपिटल एल, और तीसरी चीज जो आयतन होता है, आयतन वो क्या होता है, क्षेत्रफल गुना लंबाई। बताओ तीनों चीजें आप पे आती है नहीं आती है? तो देखो हाफ एफ अपोन ए क्या बन गया जी, प्रतिबल, प्रतिबल गुना एल अपोन एल क्या बन गया, विकृति, और ये क्या बन गया, आयतन। और ये आपका फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, वो सिंपल देता है कि ये बताए स्थिर ऊर्जा, किसी तार की स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला प्रूफ करे, हाफ प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन, यहाँ प्रूफ करने को पूछता है। एक प्रूफ तो हो जाता है हमारा यहीं पे, ठीक है। अब कभी कभी टीचर क्या दे देते हैं कि वो कह देता है कि एकांक आयतन में बताएं, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बताएं, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हाफ प्रतिबल गुना विकृति, ये प्रूफ करें। तो आपको क्या करना, जब एकांक आयतन में पूछ रहा हो तो देखो एकांक आयतन, अब एकांक का मतलब होता है एकांक यानी कि एक और आयतन की वैल्यू 1 हो जाए, तो एकांक आयतन का मतलब क्या होता है 1, जब आयतन की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो एकांक आयतन पर ऊर्जा, पर ऊर्जा, एकांक आयतन पर ऊर्जा क्या निकाल लेंगे, U इक्वल टू हाफ गुना प्रतिबल एज इट इज प्रतिबल और गुना विकृति, और आयतन को क्या मान लेते हैं हम, 1, आयतन क्या मान लेते हैं 1। तो बस यहाँ तक हमें प्रूफ करने को आता है कि अगर एकांक आयतन की बात हो रही हो तो ये यहाँ तक प्रूफ भी हम कर सकते हैं, और क्योंकि एकांक आयतन का मतलब होता है 1, ठीक है। यहाँ पे तुम और भी फॉर्मूले बना सकते हो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह के, क्योंकि आपके पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, लास्ट उसमें देखा होगा आपने। तो y इक्वल टू यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटे विकृति, आप प्रतिबल की यहाँ से वैल्यू निकाल ले, विकृति की वैल्यू निकाल ले, तो y इक्वल टू सॉरी y क्या कह रहे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू, अनुदैर्ध्य लगाया था कोई बात, लेकिन y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति था, तो ये कि y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। अब यहाँ से प्रतिबल को यहीं छोड़ दो, इसको इधर ले जाओ, तो y गुना विकृति इक्वल टू प्रतिबल, बताओ भाई यहाँ तक ठीक है क्या। तो प्रतिबल की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ y गुना विकृति, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं या करके, या देखो जी या करके ये भी लिख सकते हैं कि u इक्वल टू हाफ गुना प्रतिबल के लिए क्या लिख दूंगा, y गुना विकृति, तो y गुना विकृति और विकृति एक ये नहीं, तो विकृति इंटू विकृति क्या हो जाएगी, विकृति का स्क्वायर, तो विकृति का स्क्वायर, और यहाँ से आप काफी फॉर्मूले बना सकते हो, ये भी इसका प्रूफ है। कभी कभी वैसे भी दे देता है, बाकी आपको ये या ये देखने को मिलेगा, एक आंक आयतन पूछेगा तो आप बस आयतन का मान 1 रखते हैं, बाकी टफ चीज ये नहीं है, ठीक है। और ये चैप्टर में थ्योरी में बस इतना ही है, बाकी हमारे न्यूमेरिकल चलेंगे इसके, ये फिनिश, इसको नोट कर लें।